सीमा के माता पिता उसके बचपन में ही मर गए थे, इसलिए सीमा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। वो अनाथ थी, इसलिए उसके चाचा चाची ने उसका स्कूल भी बंद करवा दिया था। सीमा स्कूल जाने के लिए बहुत तड़पती रहती है, पर उसकी चाची कहती है, अरे सीमा, ऐसे क्यों मरी जा रही है स्कूल जाने के लिए? पढ़ाई करके क्या करेगी? आगे चल के शादी करके घर ही संभालेगी ना? तो आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद और घर के काम करना सीख, समझी? सीमा से चाची घर का सारा काम करवाती और अपनी बेटी रीटा को स्कूल भेजती। रीटा भी सीमा से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। रीटा का 17वां जन्मदिन था। उस दिन रीटा और उसकी सहेलियां सीमा का मजाक उड़ाते हैं। अरे रीता, तुम्हारी नौकरानी तो बहुत ही अच्छी है। उसका बनाया हुआ खाना और ये केक ना बहुत ही स्वादिष्ट है। सहेलियां सीमा को नौकरानी करके बुलाती है। तब सीमा कहती है, अरे मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर की बेटी हूँ, समझे? लेकिन इस बात से रीटा को बहुत गुस्सा आता है और वो सीमा को परेशान करने का ठान लेती है। उस दिन सारे सोए हुए रहते हैं। तब रीटा अपने पिता के पैसे चोरी कर लेती है और सीमा के कमरे में रख देती है। दूसरे दिन पैसे चोरी होने की वजह से चाचा चाची बहुत ही परेशान हो जाते हैं। तब रीटा कहती है, माँ पिताजी, मैं तो कहती हूँ एक बार इस सीमा के कमरे की तलाशी करो। मुझे तो लगता है कि इसी ने पैसे चुराए होंगे। सीमा के कमरे से चाचा जी के पैसे मिल जाते हैं, जिस वजह से चाची को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीमा को घर के बाहर का रास्ता दिखा देती है। सीमा बार बार कहती रहती है, पर उसका कोई नहीं सुनता और उसे चाची घर से बाहर निकाल देती है। सीमा रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और रीटा बहुत ही खुश हो जाती है। सीमा एक पेड़ के नीचे बैठे रोती रहती है। मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। आज तो मेरे ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगाया गया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। इस तरह सीमा रोते हुए खुदकुशी करने की सोचती रहती है कि तभी उस पेड़ से एक रोशनी निकलती है और पेड़ बोल पड़ता है, सीमा, यूं जान देने की बात करना तो कायरों का काम होता है। हिम्मत से काम लो बेटी और फिर से नए तरीके से जीना सीखो। पर कैसे? ना मेरे पास घर है और ना ही पैसे। मैं कहाँ जाऊँ? कैसे जीऊँ इस बड़ी दुनिया में? तब पेड़ अपने ही पेड़ से एक जादुई लकड़ी निकालकर उससे पेंसिल बनाता है और वो जादुई पेंसिल सीमा को देते हुए कहता है, ये लो सीमा, ये जादुई पेंसिल है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हें किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हाँ, तुम इसे लेकर कभी भी लालच मत करना और हमेशा गरीबों की मदद करती रहना। इस तरह सीमा उस जादुई पेंसिल से एक घर बनवाती है। जादुई पेंसिल अपने आप चलते हुए वो एक घर बना कर देता है। उस घर में सीमा रहने लगती है। लेकिन सीमा घर में यूं ही खाली रहकर जादुई पेंसिल से पैसे मांगकर जीना नहीं चाहती। वो अपना खुद का केक का दुकान खोलना चाहती थी, इसलिए वो जादुई पेंसिल से केक बनाने का सामान मांगती है। जादुई पेंसिल भी उसे सब वो चीज देता है। सीमा उन चीजों से केक बनाकर बेचने लगती है। वो खुद का एक एक का शॉप भी खरीद लेती है। देखते ही देखते केक के लिए सीमा बहुत ही फेमस हो जाती है। इस बीच रीता को जब ये बात पता चलती है, तब वो सोचती है, मैं भी देखती हूँ कि इस सीमा का केक का दुकान कैसे चलता है। उसकी दुकान बंद ना कर दी तो मेरा नाम भी रीता नहीं। इस तरह सोचकर रीटा कुछ चूहे लेकर रात में सीमा की दुकान में जाती है और चूहों को उस दुकान में छोड़ देती है ताकि वो सीमा के सारे केक को या सामान को खराब करे और सीमा का नुकसान हो जाए। लेकिन हो जाता है उसका ठीक उल्टा। जादुई पेंसिल सारे चूहे को रीटा के कमरे में छोड़ देता है। चूहे रीटा को परेशान करते हैं। रीता हर बार सीमा को परेशान करने के लिए कोई ना कोई उपाय करती ही रहती थी, लेकिन हर बार उसका प्लान उल्टा ही गिर जाता था। अरे, इस सीमा के पास क्या कोई जादुई शक्ति है? मेरा सारा प्लान पता नहीं क्यों उल्टा पड़ जा रहा है। एक बार सीमा की दुकान जाकर देखती हूँ। रीता सीमा के केक के दुकान में आती है और उससे अच्छे से बात करके राज पता करने की कोशिश करती है, लेकिन सीमा उसे कुछ नहीं कहती।
तब रीता गुस्से से केक को फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो केक को फेंकती है तो वो केक पलटकर रीता के ही मुंह पर आकर लग जाता है। केक से उसका मुंह पूरा खराब हो जाता है। पूरा केक रीता के चेहरे पर चिपक जाता है। सीमा सब समझ जाती है कि ये सब जादुई पेंसिल कर रही है। तब वो जादुई पेंसिल से उसका जादू खत्म करने के लिए कहती है। रीता भी रोते हुए घर चली जाती है और फिर कभी सीमा को परेशान करने वो वापस नहीं आती। इस तरह सीमा अपने केक के दुकान से अच्छी कमाई करने लगती है और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती है। गरीब वुडकटर मैजिकल साइकिल। मोहन एक गरीब लकड़हारा था। जंगल से लकड़ी तोड़कर लाना और उसे बेचकर जो पैसे मिलते उसी से वो अपना घर चलाता था। एक बार की बात है, मोहन लकड़ियां बेचने दूसरे गांव गया। तब एक औरत मोहन से कहती है, बेटा कुछ लकड़ियां मिलेंगी क्या? वो क्या है कि लकड़ियां न होने की वजह से मैं मेरे पोता पोती के लिए खाना नहीं बना पा रही हूँ। बड़ा उपकार होगा बेटा गरीब बूढ़ी औरत पर। तब मोहन मन ही मन में सोचता है, अरे अब माँ जी को कैसे मना करूं? मेरे भी तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। लकड़ियां बेचकर घर पैसे नहीं लेकर गया तो रमा चिल्लाएगी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। मोहन को खुद से ज्यादा उस बूढ़ी औरत पर दया आती है। वो उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी लकड़ियां देता है और खाली हाथ घर चला जाता है। घर में रमा मोहन की ही राह देखती रहती है। मोहन रमा को सारी बात बताता है। तब वो गुस्से से कहती है, तुम तो आज ऐसे मदद करके आए हो जैसे कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। आज तो बस पानी पीकर ही सोना पड़ेगा तुम्हारी वजह से। मैं तो तुम्हारी इस गरीबी से परेशान हो चुकी हूँ। रमा गरीबी के ताने देने लगती है। मोहन भी चुपचाप सब सुनकर अनदेखा कर लेता है। दूसरे दिन फिर से मोहन लकड़ियां तोड़कर गांव-गांव लकड़ियां बेचने जाता है। ऐसे में एक दिन मोहन उसी औरत के घर के पास से जाते रहता है। तब वो औरत मोहन को बुलाकर कहती है, बेटा उस दिन तुमने मुझे लकड़ियां देकर मेरी मदद की। आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। वो औरत मोहन को एक बड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा देती है और कहती है, इस लकड़ी के टुकड़े को बेचना नहीं, इसे घर ले जाओ। ये लकड़ी का टुकड़ा तुम्हारे कष्ट हर देगा। मोहन उस लकड़ी के टुकड़े को घर ले जाकर आंगन में फेंक देता है और सोचता है, माँ जी भी ना, मुझे लकड़ियों की क्या कमी, पर फिर भी माँ जी ने ये लकड़ी का टुकड़ा मुझे दे दिया, एक लकड़हारे को। कोई बात नहीं, कल मैं इसे ही काट कर बेच दूंगा। मोहन उस लकड़ी को आंगन में छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। तब वो लकड़ी जादू से एक साइकिल में बदल जाती है, जिसकी खबर मोहन को भी पता नहीं रहती। उसी रात दिनेश नाम का साइकिल चोर उस साइकिल को देख लेता है और वो सोचता है, अरे वाह, नई साइकिल। साइकिल को कोई ताला भी तो नहीं लगा हुआ है। शायद ये साइकिल मेरा ही इंतजार कर रही है। इस नई साइकिल से तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इस तरह सोचकर दिनेश वो साइकिल लेकर चुपके से वहां से भागता रहता है। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद साइकिल रुक जाती है। दिनेश कितना भी पैडल चलाता लेकिन साइकिल आगे ही नहीं जा रही थी। तभी अचानक से साइकिल बोल पड़ती है, मेरे मालिक से मुझे चुरा कर ले जा रहे थे। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। जादुई साइकिल की आवाज सुनकर दिनेश तो डर ही जाता है। जादुई साइकिल दिनेश को साइकिल से जोरों से नीचे गिराती है और अपने आगे के पहिए से वो मारने लगती है। ये सब देखकर तो दिनेश डर ही जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या बला है? अरे ये भूत है, ये भूत है, मेरे पीछे पड़ गई। अरे भागो यहाँ से। आज के बाद मैं कभी साइकिल को नहीं चुराऊंगा। भागो रे। ऐसा कहते हुए दिनेश वहां से भाग जाता है। वो जादुई साइकिल फिर से अपने आप चलकर मोहन के घर चली आती है। दूसरे दिन मोहन लकड़ी की जगह पर उस साइकिल को देखकर चकित हो जाता है और कहता है, अरे रमा, ये साइकिल किसकी है? क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? नहीं, मुझे क्या पता। और तुम्हारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि तुम नई साइकिल खरीद सको। पता नहीं ये किसकी साइकिल है और किसने यहाँ रख दी। तभी अचानक से वो साइकिल फिर से बोल पड़ती है, मोहन, मैं एक जादुई साइकिल हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे सारे दुख दूर करूंगा। ऐसा कहकर जादुई साइकिल के पैडल अपने आप चलने लगते हैं और साइकिल से पैसे निकलने लगते हैं।
कुछ ही पलों में मोहन के सामने पैसों का ढेर सा जमा हो जाता है, जिसे देखकर मोहन और रमा दोनों ही बड़े खुश हो जाते हैं। तब रमा कहती है, अरे आपने कहा था ना कि माँ जी ने आपको लकड़ी दी थी, लगता है उसी लकड़ी से ये जादुई साइकिल बनी है। सच में भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, आखिरकार उन्होंने हमारी सुन ही ली। उन पैसों से मोहन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनके घर एक नन्हा मेहमान भी आता है। अब तो उन दोनों के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। मोहन और रमा अब जादुई साइकिल से मिलने वाले पैसों से गरीब लोगों की मदद भी करने लगते हैं।